हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले कक्षा 10वीं की गणित, जो कि हम शुरू से लेकर एंड तक इसका पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। और आज जो अपना चैप्टर है वो अपना फर्स्ट चैप्टर है गणित का वास्तविक संख्या। तो मेरा नाम सौरभ कुमार पेपरीवाल और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इस कक्षा 10वीं की गणित। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अपना वास्तविक संख्या। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अब जो वास्तविक संख्या के बारे में बताऊँ तो वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। जो वास्तविक संख्या है जिनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, इसको हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। हम इसको एक तो अपनी होती है परिमेय संख्या, एक तो अपने पास हो गई परिमेय संख्याएं और दूसरी हो गई हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम p/q में फॉर्म में लिख सकते हैं और जो अपनी अपरिमेय संख्या होती है उन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब p/q के फॉर्म में लिखने का अपना जो रूल है वो क्या है कि जो q है ना वो है ना नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एक और चीज़, जो p और q दोनों अपने पास क्या होने चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपने पास दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब ये पूर्णांक होते क्या? ये अपने पास जो पूर्णांक, वो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कुछ ऐसे होते हैं उसमें ऋणात्मक और अऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या रहती है। जैसे मैं बोलूँ 0 से 0 भी आएगा, 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और मैं इधर बात करूँ ऋणात्मक तो -1 -2 -3 और डैश 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 अनंत तक जाएगा। तो ये अपनी जो होती है पूर्णांक संख्याएं होती है। अब जो मेरी पूर्णांक संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें ऋणात्मक भी संख्या होती है। एक संख्या होती है अपने पास ऋणात्मक और एक संख्या होती है अपने पास अऋणात्मक। मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी ऋणात्मक और अऋणात्मक, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। मैं ऋणात्मक संख्या की बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं बात करूँ जो अऋणात्मक संख्या है, मैं क्या इनकी बात करता हूँ। तो जो अऋणात्मक संख्या है 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, तो इसको हम पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं। इनको हम पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं, जिनको हम यूज बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स हमारे पूर्णांक हो जाएंगे इंटीजर्स नंबर्स, जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपने पास पूर्ण संख्या है जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास होती है अऋणात्मक संख्या। अगर मैं अऋणात्मक संख्याओं में से इस 0 को हटा दूँ, क्या कर दूँ? इस अऋणात्मक संख्या में से इस 0 को, मैं अभी तो 0 है तो मैं इसमें क्या कर दूँ? 0 को हटा दूँ। मैं सिर्फ ओनली फॉर लूँ 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। तब इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। अगर मैं बात करूँ, मैं दोबारा रिवीज कर देता हूँ कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे कि जिन्हें हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। तो वो क्या होते हैं अपने पास? नेचुरल नंबर्स, जिनको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर देता हूँ तो हमारी अऋणात्मक संख्या मतलब के पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स और आ जाती है तो इनको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। इनको हम बोल देंगे पूर्णांक संख्याएं। आप एक चीज बोल सकते हो कि जितनी भी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं होती है वो सारी पूर्णांक होती है पूर्णांक। 1 2 3 मतलब कि प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है? 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक में भी है और पूर्ण में भी है। तुम क्या बोल सकते हो? जो जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण भी होती है और पूर्णांक भी होती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जितनी भी पूर्णांक है वो सारी प्राकृतिक या फिर पूर्ण होती है। नहीं, कुछ होती है बाकी पूरी नहीं होती है ना। अब इसके बाद मैं करता हूँ कि जो अपने पास अपनी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है अपने पास? 0 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक। अगर इसमें दो डिवाइड में करूँ कि इसमें एक तो अपने पास हो जाएगी विषम संख्या है, एक तो अपने पास हो जाएगी विषम संख्या है और एक अपने पास हो जाएगी सम संख्या है। एक तो अपने पास हो जाएगी विषम संख्या है और एक अपने पास हो जाएगी सम संख्या है। जो विषम संख्या होती है, क्या जो अपने पास विषम संख्या है मतलब कि ऑड नंबर्स होते हैं, वो क्या कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 का भाग किन किन में नहीं जाता? अपने पास 1 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता। ऑड नंबर्स कौन कौन से हो गए? 1 3 एंड 5। ये अपने पास कौन से हो गए? ऑड नंबर। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूँ तो उसमें हमारे पास होते हैं 2 4 6 8
और अपने पास ऐसे ये जो कितने हो गए, ये अपने पास कौन से हो जाएंगे, इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, प्राकृतिक संख्या होगी, किसकी, प्राकृतिक संख्या है। मैं अगर ये प्राकृतिक संख्याओं की बात करता हूँ, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब कि इन्फिनिटी हो जाती है। अब इनमें दो प्रकार से होते हैं, इसको मिटा देता हूँ। इनमें क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं कि अपने पास एक तो होती है अपने पास भाज्य संख्या है, एक तो अपने पास होती है कौन सी, भाज्य संख्या है, और एक होती है अपने पास अभाज्य संख्या है। इसमें हमारे पास दो संख्या होती है, एक तो भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है। जो भाज्य संख्या होती है, पहले मैं अभाज्य संख्याओं की बात करता हूँ। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं ना। अब वो दो फैक्टर पे कौन कौन से होने चाहिए, एक फैक्टर तो अपने पास एक होना चाहिए। फैक्टर मतलब बस गुणनखंड है ना, फैक्टर मतलब हमारे पास गुणनखंड। इनके क्या होना चाहिए, दो गुणनखंड होने, मतलब कि इसे अकेले दो संख्याओं में भाग देना चाहिए। एक तो कौन सा है, एक और स्वयं, मतलब या तो इनमें एक का भाग जाता है, एक का सभी में जाता है भाग, या तो इनका एक में जाता है या फिर इनका खुद में जाता है। मतलब जैसे मैं बात करूँ, दो में एक का जाता है और दो खुद का जाता है, इसके अलावा और किसी का भी इसमें भाग नहीं जाता। दो की बात करूँ मैं तीन की बात करता हूँ, मैं अगर चार की बात करूँ चार नहीं होगा, क्योंकि चार में दो का भाग जाता है फिर पास, इसलिए चार पास नहीं होगा। दो के बाद होता है मेरे पास है पाँच, पाँच के बाद हो जाएगा मेरे पास सात। अब आप बोलोगे नौ, नौ नहीं होगा क्योंकि नौ में क्या है, तीन का भाग जाता है। इसके बाद में बोल दो 11, ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। ये तो अपने पास हो गई अभाज्य संख्या है ना। अब मैं भाज्य संख्याओं की बात करूँ, मैं अगर भाज्य संख्याओं की बात करता हूँ तो भाज्य संख्याओं में कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, कम से कम तीन फैक्टर होते हैं, तीन गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं में क्या होते हैं, कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं। अब तीन गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए, एक तो अपने पास एक होना चाहिए, एक तो सबका होता है गुणनखंड ना, कम से कम क्या होना चाहिए, उनमें तीन गुणनखंड होने चाहिए ना। जैसे मैं बात करूँ किसकी, अपने पास किसकी बात करूँ, मैं चार की बात करता हूँ। किसकी बात करूँ मैं, चार की। चार का कैसा है, 2 × 2 फिर × 1, तो तुम्हें तीन गुणनखंड है इसके, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी अगर बात करूँ, ऐसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये गुणनखंड क्या है अपने पास, ये जो गुणनखंड है वो क्या है। गुणनखंड आप आराम से 9th क्लास में पढ़ते आए हो कि मैं अगर गुणनखंड लूँ 24 का, है ना, गुणनखंड लूँ। अब मैं बात करता हूँ आपके सामने अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड, जो अपने पास अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि हमें उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना है, उन्हीं को क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। एक नियमित क्रम के रूप में कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, कि ऐसी संख्या जिसे हमें गुणा के रूप में तोड़ना है, लेकिन जो गुणा के रूप में तोड़े तो वो संख्या कौन सी होनी चाहिए अपने पास, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी अपने पास, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ऐसे आगे से आगे चलती जाएगी। अगर मैं चॉइस की बात करूँ तो चॉइस में मुझे सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करूंगा। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि अगर सम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा इस चॉइस में, इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करता हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का दूंगा। तो 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का जा रहे हैं तो 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 भी क्या है अपने पास, अभाज्य संख्या है, तो 3 का भी देखो तो 3 × 1 = 3। लेकिन आप एक ये चीज़ नहीं कर सकते कि अपने पास क्या ये 24 है जिसमें मैं 4 का भाग दे दूँ। आपको इसमें 4 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 का भाग देने पर ये अपने पास भाज्य संख्या हो जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने, हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं ना। आप समझ गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपको करना क्या है, हमने पढ़ा कि जो वास्तविक संख्या है वो हमने 2 प्रकार से ली, परिमेय और अपरिमेय संख्या, है ना। जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है, P/Q के फॉर्म की होती है, मतलब P/Q के फॉर्म की होती है। अब P/Q में ऐसा होना चाहिए कि जो P है ना वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए और Q भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे 2/5 अपने पास क्या है, 2/5 है, तो 2 भी अपने पास पूर्णांक है और 5 भी अपने पास क्या है, पूर्णांक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। मैं से बात करूँ -3/2 की बात करूँ, तो -3/2 की बात करता हूँ, -3 भी क्या पूर्णांक है और 2 भी अपने पास क्या है, पूर्णांक है। अगर मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि ये अपने पास क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 एंड जिसमें मैं पूरा पूर्णांक लेता हूँ,
-1 -2 एंड डैश डैश डैश, है ना। अगर मैं सबके बट्टे में क्या कर दूँ, 1 कर, क्या कर दूँ सबके बट्टे में 1 कर दूँ, तो आप ये कह सकते हो कि 4 भी पूर्णांक और अपने पास 1 भी पूर्णांक। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, क्या जितनी भी अपने पास पूर्णांक संख्याएं होती है वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो आप क्या बोल सकते हो, प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्या क्या होती है अपने पास, परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूँ तो बेटा तो अगर मैं अपरिमेय संख्याओं की बात करूँ तो अपरिमेय संख्या कैसी होती है, मैं बात करूँ किसकी, √2 की। किसकी बात करूँ मैं, √2 की। तो ये अपने पास क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। मैं बात करूँ √3 की, अपने पास अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगर मैं बात करूँ √4 की, तो √4 अपने पास अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये ना अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ये 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए √4 की वैल्यू क्या रहती है, अपने पास 2 रहती है। और 2 क्या रहती है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर सभी को। हम आगे फिर क्वेश्चन करते हैं अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 है, उसके कुछ हम एग्जाम्पल भी करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी प्रश्नावली को भी करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो संख्या 10 से ना गुणा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10 से गुणा होनी चाहिए। अब जब 10 से गुणा होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है ना, कि 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसके आखिरी के अंक में क्या आना चाहिए, अपने पास 0 आना चाहिए। अपने पास संख्या कौन सी है, 4n। क्या है अपने पास संख्या 4n। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है, क्या है, 2 और 5 उपस्थित है, तो क्या होगा कि ये 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आप लिखोगे कैसे कि किसी अंक अभाज्य गुणनखंड, किसी अंक अभाज्य गुणनखंड में, किसी अंक अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित होना अनिवार्य, 2 और 5 उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी वह 0 पर समाप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, 4n की क्या ले लें अपन, अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। 4n के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 की पावर n। अब इसमें 5 उपस्थित नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें 5 उपस्थित नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 4n के अभाज्य गुणनखंड में अतः 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अतः 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इंडिया यूनिवर्सिटी हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास प्रश्नावली के अंदर भी है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब जो हमारे पास अपना दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 6 और 20 के ना पहले अभाज्य गुणनखंड करने, फिर उनके एचसीएफ और हमें एलसीएम ज्ञात करने है ना। तो मैं सबसे अगर बात करूँ पहले 6 की, अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो क्या आएगा, 2 दिया 6 और 3 एकम 3। मैं बात करूँ किसकी, 20 की, तो 20 के बाद उनके क्या होंगे, 2 एकम 2 0 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अगर बात करूँ 6 के, तो 6 के क्या अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 गुणा 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 सॉरी यहाँ 5 एकम 5, क्या हो जाएगा 5। इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब जो हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ का मतलब कि हमें इसमें से वो संख्या कॉमन निकालनी जो कि क्या है, दोनों में है। अब मुझे तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये 2 ही आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगर इसके अलावा कोई और भी संख्या कॉमन आए तो वो भी उसके साथ क्या कर दो, गुणा कर दो, तो वो भी क्या जाएगी अपने पास, एचसीएफ। तो इसमें इस 2 के अलावा कोई और कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसा ये 2 यहाँ पे नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो किसका एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास, 2। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, क्या करूँ, एलसीएम की बात करूँ, जो अपने पास कॉमन आ रहा है, क्या जो अपने पास कॉमन आ रहा है उससे तो केवल एक रूप में उतार दो,
और बाकी जो कुछ भी बच जाए उसे उधार दो। 3 इंटू 2 इंटू 5 और इन सबको क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, 60 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज में भी हैं, वो भी करते हैं। हमारे पास हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से छिल्लड़ और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी हमें ज्ञात करना है। तो वही काम अपना छिल्लड़ का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। जब मैं छिल्लड़ की बात करूँ, छिल्लड़ में अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो क्या होगा, 2 चौके 8 और यहाँ पे 1 बचा, 2 अंटे 16। इसका 2 दूनी 4, 2 चौके 8। नेक्स्ट 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर अपने पास 2 छक्की 12 और 2 तिया 6 और बस 3 एकम 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, 2 चौके 8, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और इसका 12 बार, इसका 6 बार, 3 बार और 1 बार। अब मैं बात करूँ किसकी, 404। कितना लंबा नहीं जाएगा 404 का, वैसे 4 वही अपना 2 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2 और अपने पास 101 में 101 का जाता है ना, क्योंकि अपने पास खुद में एक अभाज्य संख्या होती है। इसलिए अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं होता, केवल एक का जाता है और एक खुद का जाता है, जो मैंने आपको बता रखा है ना। अब अपने पास छिल्लड़ में के प्लस क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सबके बाद लिख दूँ मैं, 2 इंटू कितनी बार है, 2 2 4 5 बार है, तो 5 बार लिख देते हैं ना अपने पास। यानी यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 बार हमने लिख दिया, और एक के अपने पास इंटू 3 है ना। नेक्स्ट अपने पास किसका, 404 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब मैं एचसीएफ की मैंने क्या बोला कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो अपने पास एलसीएम है लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इसमें एक तो ये 2 ले सकता हूँ, ये दोनों में कॉमन है। मैं एक और ये 2 ले सकता हूँ, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है अपने पास। तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्या इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 भी है अपने पास एक और एक और 2 है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास 4। मैं बात करूँ किसकी, एलसीएम की। मैंने एलसीएम के लिए क्या बोला कि जो अपने पास एचसीएफ है, क्या है अपने पास, जो हमने एचसीएफ लिया एचसीएफ को लिख दो, जो अपने पास कॉमन आ रहे हैं उनको लिख दो, और उनके अलावा जो भी बच रहा है उनको क्या कर दो, ऐसे कैसे लिख दो, है ना। तो कितने हैं, 2 हैं, 3 2 अपने पास ऐसे कैसे, इंटू एक 3 बच गया और मल्टीपल 101। तो इन सबका हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और अपने पास आ गया 32 मल्टीपल 3 मल्टीपल 101। इनको मल्टीपल करते हैं ना अपन। तो 32 का अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, छिल्लड़ में आ गया। छिल्लड़ में गुणा 101, इनको गुणा करते हैं ना कि 101 अपने 101 में हम 90 से करते हैं मल्टीपल करते हैं ना। तो 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 है ना, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, तो 6 9 6 9। अपने पास क्या आ गया, छिल्लड़ में इसके बाद क्या गया, एलसीएम आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो क्या है, 4 आ गया, और जो एलसीएम है वो 96 और ये अपने पास क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या है, संख्या 6 72 120 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसको भी हमें उसी तरीके से करना है, बस इसमें क्या आ रही, 3 संख्या आ गई अपने पास। हम क्या करेंगे, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, 6 72 और अपने पास 120 कर लीजिए। 2 तिया 6 3 एकम 3, इसका करें 2 तिया 6 2 छक्की 12, 2 एकम 2 2 अंटे 16, 2 नाम 18 और इसके बाद 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 3 एकम 3। नेक्स्ट अपन क्या करें, 2 छक्की 12 0, फिर 2 तिया 6 0, फिर जाएगा पास 2 का, 2 एकम 2 1 बचा, 2 पंजे 10। अब किसका 3 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इन सब क्या मैं बाद में लिख दे, 6 के बाद इनका क्या आ गया, 2 मल्टीपल 3। मैं 72 की बात करूँ तो क्या देना पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और मैं बात करूँ किसकी, 120 की। 120 में क्या, 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि तीनों में कॉमन है, पहली चीज़ 2, ये तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका जो एचसीएफ होगा अपने पास, जिसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एक तो अपने पास 2 है मल्टीपल और एक अपने पास क्या है 3, तो 3 दूनी 6, इसके अलावा कोई नहीं है, एचसीएफ हो गया। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूँ
एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, जो अपने जो एचसीएफ है उनको ले लो 2 × 3। अब जो बच गया उनका करा तो उनको ले लो, तो कितने 4 तो 2 बच गए अपने पास, 2 × 2 × 2 × 2 गुणा, और क्या बच गया 3 × 5 बच गया। तो कर लो इनको, पहले 2 कर लेते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, मल्टीपल 3 का कर लेता हूँ, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 40। अब मैं इन 45 और 32 का मल्टीपल कर लेता हूँ। तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 5 × 3 = 15 5, हासिल की 1, 4 × 3 = 12 और 1 13, 0 4 1 4 1, तो कितना आ गया अपने पास 1440, और ये अपने पास क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर। आज की इस वीडियो में हमने पूरे जो फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्या है उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि उसमें वास्तविक संख्या क्या होती है क्या नहीं होती है, और उसके अलावा जो हमने इस प्रश्नावली पहली के जितने भी एग्जाम्पल है 1.1 के वो सबको हमने किया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसकी एक्सरसाइज के 1.1 के क्वेश्चनों पे होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।